नोएडा में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत एक सवाल खड़ा करती है। क्या यह सिर्फ घने कोहे की वजह से हुआ एक एक्सीडेंट था या सालों से चली आ रही एक बड़ी लापरवाही का नतीजा? इस पूरी कहानी में जवाबों से कहीं ज्यादा सवाल हैं। ये लफ्ज हैं 27 साल के युवराज मेहता के पिता राज मेहता के। बस ये एक लाइन उस रात की बेबसी और सिस्टम की नाकामी की पूरी कहानी बयान कर देती है, जब उनका बेटा उनकी आंखों के सामने डूब रहा था। इस पूरी ट्रेजेडी का सबसे दर्दनाक पहलू पता है क्या है? समय। हादसे के बाद युवराज लगभग 2 घंटे तक जिंदा थे। सोच के देखिए, 2 घंटे अपनी गाड़ी की छत पर खड़े होकर वो लगातार मदद के लिए पुकारते रहे। तो आइए सबसे पहले उस रात को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। आखिर हुआ क्या था? तो हुआ ये कि फ्राइडे की रात थी। युवराज गुड़गांव से नोएडा अपने घर आ रहे थे। कोहरा इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और घर से सोचिए सिर्फ 1 किलोमीटर पहले उनकी गाड़ी एक अंधेरी सड़क से फिसलकर सीधे पानी से भरे एक बड़े से कंस्ट्रक्शन गड्ढे में जा गिरी। और इसके बाद के जो 2 घंटे थे वो सबसे अहम थे, क्योंकि युवराज जिंदा थे। अपनी गाड़ी की छत पर खड़े उन्होंने फोन कॉल्स किए, मदद के लिए चिल्लाते रहे, जब तक कि आखिर में उनकी आवाज हमेशा के लिए शांत नहीं होगी। और ये कोई छोटा मोटा गड्ढा नहीं था। इसकी गहराई 20 फीट से भी ज्यादा थी। मतलब एक ऐसी गहराई जिससे उस ठंड और अंधेरे में किसी का भी बचकर निकलना लगभग नामुमकिन था। पता चला कि ये गड्ढा 2021 में एक मॉल के बेसमेंट के लिए खोदा गया था और 2022 से ही पानी से भरा पड़ा था। इसके आसपास न कोई ठीक ठाक साइन बोर्ड, न बैरिकेडिंग और ना ही आने जाने वालों के लिए रोशनी का कोई इंतजाम। असल में युवराज के हादसे से कुछ ही दिन पहले गुरविंदर सिंह नाम के एक ट्रक ड्राइवर भी यहीं गिरते गिरते बचे थे। मतलब खतरा पहले से ही मौजूद था। और अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर। अगर युवराज 2 घंटे तक जिंदा थे तो उन्हें बचाने में इतनी देरी आखिर हुई क्यों? पुलिस का रिस्पॉन्स क्या था? उनका कहना था कि देखिए, अंधेरा था, कंस्ट्रक्शन साइट थी, पानी में उतरना डेंजरस हो सकता था, शायद नीचे लोहे की सरियां हों। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक आम आदमी था, मोमिंदर नाम के एक डिलीवरी राइडर, जो बस वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने युवराज की आवाज सुनी और बिना कुछ सोचे उन्हें बचाने के लिए पानी में कूद गए। तो साफ है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी के पीछे कई वजह थीं। घना कोहरा, रेस्क्यू के लिए सामान की कमी और सबसे जरूरी, जो लोग सबसे पहले पहुंचे उनका पानी में उतरने से झिझकना। हादसे के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने कई चीजों को बिल्कुल साफ कर दिया। ऑटोप्सी रिपोर्ट में मौत की ऑफिशियल वजह आई एस्फिक्सिया ड्यू टू एंटेमॉर्टम ड्राउनिंग। आसान शब्दों में इसका मतलब है पानी में डूबने से सांस रुक जाना और उससे मौत हो जाना। रिपोर्ट में आगे ये भी लिखा था कि युवराज की नाक में मिट्टी और पानी भरा हुआ था। उनके लंग्स और चेस्ट यानी फेफड़ों और सीने में पानी मिला। इससे ये बात पूरी तरह कंफर्म हो गई कि मौत पानी में डूबने से ही हुई थी, जिसके बाद कार्डियक अरेस्ट हुआ। इस केस में पुलिस ने एक्शन लेते हुए 2 रियल एस्टेट कंपनीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। चार्जेस भी काफी सीरियस थे, जैसे डेथ बाय नेग्लिजेंस और कल्पेबल होमोसाइड। एक कंपनी के डायरेक्टर को अरेस्ट भी किया गया और फिर यूपी सरकार ने मामले की आगे की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन किया। इन्वेस्टिगेशन शुरू होते ही बिल्डर और अथॉरिटीज के बीच जिम्मेदारी को लेकर एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का सिलसिला शुरू हो गया। एक कंपनी लोटस ग्रीन्स ने साफ कह दिया कि उन्होंने तो ये प्लॉट 2019-20 में ही दूसरी कंपनी को दे दिया था। वहीं वेस्टाउन प्लानर्स ने इसका ठेकरा नोएडा अथॉरिटी पर फोड़ दिया, कहा कि उन्होंने प्रोजेक्ट की परमिशन ही रोक रखी थी। इन सब के बीच नोएडा अथॉरिटी ने अपने कुछ अफसरों को शो कॉज नोटिस जारी किया और सीईओ को भी उनके पोस्ट से हटा दिया। तो सवाल फिर वहीं आ जाता है, जब हर कोई अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है तो इस लापरवाही का असली दोषी आखिर है कौन? अब एसआईटी का काम यही है, इस पूरे ब्लेम गेम की तह तक जाना, ये पता लगाना कि रेस्क्यू में कहाँ गलती हुई, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर क्या लापरवाही थी और इस पूरी घटना के लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं। इस पूरी घटना ने सिस्टम पर कुछ बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, ऐसे सवाल जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। जैसे कि कोई 20 फीट से ज्यादा गहरा गड्ढा सालों तक एक आम सड़क के पास बिना किसी फेंसिंग या लाइट के कैसे पड़ा रह सकता है? इससे पहले जो छोटे मोटे हादसे हुए उन्हें नजरअंदाज क्यों किया गया? और वही सबसे बड़ा सवाल, जब एक इंसान 2 घंटे तक जिंदा था तो रेस्क्यू ऑपरेशन फेल कैसे हो गया?
शुरुआत में हुई गिरफ्तारियों पर संतोष जताने के बाद युवराज के पिता ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात उनके परिवार को कुछ शांति दे सकती है। इंसाफ के लिए उनकी लड़ाई अब भी जारी है। देखिए, ये घटना सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं है, ये हम सब की यानी आम आदमी की सुरक्षा से जुड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सोचने वाली बात है कि इस तरह के हादसों को आसानी से रोका जा सकता है। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर ठीक से बैरिकेडिंग हो, अंधेरी सड़कों पे पूरी रोशनी हो, साफ साफ दिखने वाले वार्निंग साइंस हों और लोगों की शिकायतों पर वक्त पर एक्शन लिया जाए। ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं जो शायद एक जान बचा सकती थीं। युवराज मेहता की मौत एक चुभाता हुआ सवाल छोड़ जाती है। हमारे शहरों में आखिर ऐसे और कितने अनदेखे खतरे हैं, कितने ऐसे गड्ढे हैं जो बस अगले हादसे का इंतजार कर रहे हैं। इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमेशा सावधान और सूचित रहें।